हेलो बच्चों, ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल तक हमने बात कर ली थी क्रिस्टलीय ठोसों का, हमने वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कम से कम यहां से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी हेडिंग है वो है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। ठीक है, देखो क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल जालक जो होता है वो किस तरीके से डिफाइन होगा कि जो अवयवी कण है वो अवयवी कण किस तरीके से व्यवस्थित है, उन अवयवी कणों की व्यवस्था क्या है, उस सब को हम किससे समझते हैं, क्रिस्टल जालक से। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर कि अवयवी कणों की क्रिस्टलीय ठोस में त्रिविम का मतलब क्या होता है, 3D, 1D 2D 3D, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। त्रिविम में नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है, समझ गए बात को। NaCl के जो क्रिस्टल जालक के डायग्राम से अपन इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखना, आप मेरे साथ साथ बनाओगे तो आपको आसानी रहेगी। पहले आपको क्या करना है, एक वर्ग बना लेना है। वर्ग बनाने के बाद आपको इसके बीचों बीच से एक दूसरा वर्ग भी आपको बनाना है, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इनके जो किनोर हैं उनको आपस में आपको क्या करना है, मिलाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब इसके बीचों बीच से आपको क्या करना है, एक और नया वर्ग बनाना है। ये बना लिया आपने। अब आपको इसकी पहली लाइन से इसकी पहली, इसकी दूसरी लाइन से इसकी दूसरी और इसकी तीसरी लाइन से इसकी तीसरी लाइन को टच करना है। देखो किस तरीके से, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, और इस तरीके से आप इनको मिला दो। ठीक है, सेम टू सेम आपको यहां भी क्या करना है, आठ तिरछे में भी आपको क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से आप मिला दो। पहले ये मिला दिया आपने। अब आपको सेम टू सेम यहां पढ़ना है, आड़े हॉरिजॉन्टल में, इसके फर्स्ट से इसका फर्स्ट, इसके सेकंड से इसका सेकंड और इसके थर्ड से इसका थर्ड। ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, सेम टू सेम इसको भी आप तिरछी लाइनों से मिला दो। ठीक है, ये आपका क्या बन चुका है, NaCl का क्रिस्टल जालक। अब इसका जो प्रत्येक कॉर्नर है उस कॉर्नर पर एक आपका अवयवी कण स्थित है। ठीक है, तो NaCl का हम बना रहे हैं, तो देखो Na+ को मैं दिखा देता हूं गहरे काले गोले से और Cl- को मैं दिखा देता हूं रिक्त बड़े गोले से। ठीक है, देखो ऋणायन का आकार धनायन से कैसा होगा, बड़ा। ठीक है ना, तो देखो यहां तो मैंने गहरा और यहां बड़ा, यहां गहरा, और इस तरीके से आपको एक छोड़कर एक पूरे क्रिस्टल जालक को आपको क्या कर देना है, बना देना है इस तरीके से। कोई भी जो क्रिस्टल में जो अवयवी कण आप रख रहे हो उनको अल्टरनेटिव रखना, ऐसा नहीं कि दो आपने क्या रख दिए, साथ साथ रख दिए। साथ साथ नहीं रखना, आपको अलग अलग रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह आपने बना दिया पूरा क्रिस्टल जालक। ठीक है, बन गए NaCl का क्रिस्टल जालक। अब चीज को समझो, इस क्रिस्टल जालक को बनाने में जो सबसे छोटी इकाई है उस छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे, एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका, या हम उसका एक नाम और दे सकते हैं, इकाई कोष्टिका। ठीक है, देखो यानी कहने का मतलब पूरे क्रिस्टल को बनाने वाली वो छोटी से छोटी इकाई जिसकी अगर हम पुनरावृत्ति कर दें
तो हमको क्या है, पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। ऐसी इकाई को हम क्या बोलते हैं, इकाई कोष्टिका, मात्रक कोष्टिका, या इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्रिस्टल की बात करूं तो इस क्रिस्टल में सबसे छोटी इकाई कौन है जिसकी पुनरावृत्ति करें हम तो पूरा क्रिस्टल बन जाए। देखो क्या ये आपको दिख रहा है, क्या ये वाला आपको घन दिख रहा है, इसकी अगर हमने पुनरावृत्ति कर दी तो हमको क्या है, इसी तरीके का पूरा क्रिस्टल मिल गया। इस एक यूनिट सेल की हमने पुनरावृत्ति करी तो पूरा एक हमको क्या मिल गया, क्रिस्टल जालक मिल गया। और मैं आपको एक देखो सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं। हमारा घर मकान बनता है तो घर मकान बनाने में सबसे छोटी इकाई काम में कौन सी आती है, ईंट। ईंट आती है ना भाई, हम ईंट की क्या करते रहते हैं, पुनरावृत्ति करते रहते हैं और इस तरीके से हमारा पूरा कमरा, पूरा घर हमारा क्या है, बन जाता है। तो ईंट हमारे लिए क्या हो गई, एक इकाई कोष्टिका हो गई। उसकी पुनरावृत्ति द्वारा हम पूरे क्रिस्टल यानी पूरे घर का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। आई थिंक आप बात को समझ चुके हो। अब देखो यहां पर आपने इकाई कोष्टिका की पहले परिभाषा लिख देनी है। तो इकाई कोष्टिका की परिभाषा क्या होती है, इकाई कोष्टिका, अन्य नाम इसके क्या है, मात्रक कोष्टिका, और इसको इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, यूनिट सेल। ठीक है, एक नाम और इसका आप दे सकते हो, एकक कोष्टिका। सबका मतलब क्या है, एक ही है। परिभाषा क्या लिखोगे इसकी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल जालक में सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, इकाई कोष्टिका। ठीक है, अब ये इकाई कोष्टिका कितने टाइप की है इसको समझते हैं। आप सबसे पहले इसका डायग्राम आप अच्छे तरीके से बना लीजिए। मात्रक पढ़ने से पहले आप उस क्या पढ़ो, इकाई कोष्टिका के पैरामीटर, ये पहले जरूरी है, फिर अपन उसके मात्रक कोष्टिका के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारी इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। इकाई कोष्टिका के पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर, अभिलक्षण भी आप इसको कह सकते हैं। तो वही पहले हमको क्या बनाना है, घन। अब घन को तो आप ऐसे समझ लो, आपको बार बार इस पूरे चैप्टर में यहां से आगे बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। अब इसके बराबर में आप इसी तरीके से एक दूसरा क्या बना लो, घन बना लो। ये हमने इसके बराबर से एक और क्या बना लिया, घन। अब इनके किनारों को क्या कर दो, आप मिला दो। ठीक है, अब ये आपको जो एक्सिस दिख रही है ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, ए एक्सिस। इस वाली को ध्यान देना, ए। इसको हम नाम दे देते हैं बी एक्सिस, और ये ऊपर वाली एक्सिस को हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये इस एंगल को हम नाम दे देते हैं अल्फा, इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं बीटा, और इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं गामा। यानी यहां जो अक्षीय दूरियां हैं, उन अक्षीय दूरियों को हमने किससे दिखाया, अक्षीय दूरियां या अक्षीय लंबाई आप कह लो, अक्षीय लंबाई को हमने किससे दिखाया, ए से, बी से और सी से। ये ए रहा, ये बी एक्सिस रही और ये सी एक्सिस रही। और अक्षीय कोणों को हमने किससे दिखाया, अल्फा, बीटा और गामा से। तो नीचे हम लिखेंगे अक्षीय कोण, और अक्षीय कोणों को हमने दिखाया अल्फा, बीटा और गामा से। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो इकाई कोष्टिका है ये कितने तरीके की होती है। अगर आपसे कोई एंगल भी पूछ ले तो आप बता दोगे सी और बी के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा, ए और सी के बीच का जो एंगल है वो है बीटा, और ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कौन सा है, गामा। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, इकाई कोष्टिका के प्रकार। तो आप इसको बना लो फटाफट, बना लिया, चलो। अब अगली हेडिंग आप डालोगे नोटबुक में, इकाई कोष्टिका के प्रकार। इकाई कोष्टिका के, यही हम चेंज कर देते हैं इसको, इकाई कोष्टिका के प्रकार। ठीक है, तो देखो इकाई कोष्टिका जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, नंबर 1 सरल या मूल या आद्य इकाई कोष्टिका। इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी शॉर्ट में एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है
वो है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और क्या नाम दे सकते हो आप, अंतः केंद्रित, ठीक है। काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या इकाई कोष्ठिका। तीसरा प्रकार क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और जो चौथा प्रकार है वो है हमारा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। आपको इनकी इंग्लिश टर्म भी मैं बताऊंगा जिसको हम शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, ठीक है। काय केंद्रित इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी बीसीसी। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम, बीसीसी। किसको, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित को। अगला है फलक केंद्रित, फलक को इंग्लिश में बोलते हैं फेस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी शॉर्ट में अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखेंगे, एफसीसी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी अगर शॉर्ट में बोलूं तो क्या बोलेंगे, ईसीसी। तो यहां पर हम लिख देते हैं ईसीसी। तो ठीक है, आपकी कितनी यूनिट सेल हो गई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। नाम एक बार फिर से आपको बता देता हूं, आप याद रखोगे। सरल इकाई कोष्ठिका, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब देखो, इनका मैं आपको डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम के थ्रू हम इनको और अच्छे से समझेंगे। सरल एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि जो अवयवी कण है वो सिर्फ और सिर्फ कहां स्थित होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो किनारों पर स्थित होते हैं। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कहां स्थित होंगे, वो किनारों पर। अगर ऐसी एकक कोष्ठिका है तो उसको आप नाम क्या दोगे, सरल, मूल या आद्य इकाई कोष्ठिका, ठीक है। दूसरे के ऊपर चलते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण है वो किनारों के साथ साथ कहां स्थित होंगे, किनारों के साथ साथ वो एक केंद्र में भी स्थित होगा। तो पहले किनारे के बना देते हैं हम, और इसके साथ साथ एक जो अवयवी कण है, अणु, परमाणु या आयन, वो कहां स्थित होगा, केंद्र में भी इस तरीके से स्थित होगा। फलक केंद्रित की बात करते हैं, तो फलक केंद्रित पहले उसी तरीके से क्या बनाओ, आप क्यूब बनाओ। आपने घन बना लिया, और घन बनाने के बाद आप क्या करो, किनारों पर रखो। सबसे पहले तो किनारों पर तो हर एक में होंगे, ठीक है, चाहे आपके पास सरल केंद्रित हो, काय केंद्रित हो, फलक केंद्रित हो या अंत्य केंद्रित हो, किनारों पर सबके पास क्या रहेंगे, अवयवी कण रहेंगे। तो फलक के पास भी यहां पर क्या रहेंगे, अवयवी कण। और फलक कितने होते हैं, एक घन में फलक कितने होते हैं, 6। देखो आप जहां बैठे हो ना, उस रूम को देखो, उस रूम में भी कितने फलक है, 6 फलक। एक आपके ऊपर वाली छत, एक नीचे वाली जमीन, 2 हो गए। एक आपका बगल वाली दीवार, 3, एक बगल वाली 4, और एक आपके आगे 5, और एक आपके पीछे ये जो ब्लैक बोर्ड आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, 6। टोटल कितने फलक होते हैं, 6। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे, टोटल 6 फलक। तो यहां पर जो अवयवी कण है वो किनारों के साथ साथ कहां स्थित होते हैं, फलक पर भी। तो फलक पर कितने होंगे, 6। तो 6 बना दो, 1 2 3 4, ये आगे वाले पर और ये पीछे वाले पर, ठीक है। 6 अवयवी कण हो गए। अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित को मैं यहां ऊपर दिखा देता हूं, ठीक है। देखो अंत्य केंद्रित में क्या होता है, जो अवयवी कण है वो किनारों पर तो सबके होंगे, किनारों पर तो सभी के पास अवयवी कण होंगे, लेकिन किनारों के साथ साथ आमने सामने के फलकों पर भी अगर अवयवी कण स्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंत्य केंद्रित। आमने सामने, अब चाहे ऊपर नीचे हो सकता है, आमने सामने आगे पीछे हो सकता है, बाएं दाएं हो सकता है, कहीं भी आमने सामने के अगर फलकों पर अगर अवयवी कण स्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आमने सामने के फलकों पर हम क्या रख देते हैं, अवयवी कण,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। एक बार फिर से रिपीट करो, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, अलग से आपको रिवीजन करने की बात, मात्र 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो यहीं के यहीं आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखो HCC, वहां पर अवयवी कण कहां होंगे? सिर्फ और सिर्फ किनारों पर, ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा है। उसके बाद दूसरा बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित, कहां होंगे? किनारों के साथ साथ एक बीच में भी होगा। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई? फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या होगा? किनारों के साथ साथ 6 फलकों पर भी स्थित होंगे। चौथी बात अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित में कहां होंगे? किनारों के साथ साथ आमने सामने के फलकों पर भी अवयवी कण स्थित होंगे। तो फटाफट इस डायग्राम को बनाओ, फिर आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। अगली हेडिंग है हमारी मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। अब हमने बता तो दिया भाई, किनारे पर है, बीच में है, फलक पर है, कोने पर है। अब एक क्रिस्टल जालक में हम यूनिट सेल की क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस यूनिट सेल में कितना हिस्सा भरा है, कितने इसमें परमाणु स्थित हैं, उस सारी बातों को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने कितनी यूनिट सेल पढ़ी थी? 4। चारों को एक एक करके मैं आपको अवयवी कणों की संख्या बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाओ आप, मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, अब देखो अवयवी कणों की संख्या से पहले मैं आपको एक यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट बता देता हूं कि किस किस तरीके के आपके पॉसिबल अवयवी कण स्थित हो सकते हैं। ठीक है, देखो अब अवयवी कण एक तो कोने पर स्थित हो सकता है, तो कोने पर हमने बना दिया। और कहां स्थित हो सकता है? बीच में स्थित हो सकता है, तो बीच में अवयवी कण बना दिया। और क्या कहानी हो सकती है कि सर अवयवी कण फलक पे भी स्थित हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, फलक पे भी बना देते हैं। और कहां स्थित हो सकता है कि सर अवयवी कण ये जो किनारा आपने बना रखा है, इस किनारे पर भी तो स्थित हो सकता है। तो ठीक है भाई, लोग किनारे पर भी हम क्या कर देते हैं? अवयवी कण को बना देते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये जो पूरा है ना, जो घन का चित्र बना, ये आपको कमरे में आप जहां बैठ के पढ़ रहे हो, इस लेक्चर को आप देख रहे हो, तो उस कमरे में आपको अज्यूम करना है। जिसकी कल्पना शक्ति जितनी अच्छी होगी तुरंत इस बात को पकड़ेगा। अगर नहीं भी है तो मेरा काम किस लिए? मैं समझाऊंगा ना आपको, आप पढ़ते रहो। ठीक है, देखो तो कोने पर जो अवयवी कण रखा है वो कितने और क्रिस्टलों के साथ जुड़ा हुआ होगा? 8 क्रिस्टलों के साथ। कितने क्रिस्टलों के साथ? 8 क्रिस्टलों के साथ। रुको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, देखो ये आपके लिए एक मैं क्या लेके आ चुका हूं? डिब्बा लेके आ चुका हूं। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या समझो? एज ए रूम। ये रूम की तरह ही है कुछ, है ना, इस तरीके से। देखो अब क्या करना है आपको, ये समझो ये कोना है, ये वाला कोना जिस पर क्या रखा हुआ है? एटम। सेम टू सेम यहां देखो, ये जो कोना है, इस कोने पर क्या रखा हुआ है? एक परमाणु रखा हुआ है, इस वाले कोने पर। ठीक है, अब इस वाले कोने को आप देखो, इस कोने को कितने और आपके डिब्बे घेर सकते हैं? इस वाले कोने को तो आप बताओगे कि सर 8 डिब्बे घेर सकते हैं। कैसे घेर सकते हैं? देखना मेरे साथ साथ, यहां रखा हुआ है एटम। ठीक है, एक डिब्बा यहां, तीसरा यहां, 1 2, तीसरा यहां, चौथा यहां, 4 डिब्बे आ गए। अरे भाई इसके सामने अगर हम जमाएं तो कितने डिब्बे जम जाएंगे? 4 डिब्बे जम जाएंगे ना, 1 2 तीसरा और चौथा, और 4 इनके ऊपर एज इट इज, 4 नीचे आ गए, 1 2 3 4, और 4 ही इनके ऊपर। तो टोटल कितने डिब्बे हुए? 8 डिब्बे हुए। और अगर मैं एक डिब्बे के लिए कैलकुलेट करना चाहूं तो भाग कितना आएगा? 1/8। भाई इस जगह को 8 डिब्बे घेर सकते हैं। एक रूम बना है, एक रूम बना है आपके, तो उसके बगल कितने रूम बन सकते हैं? आप बोलोगे कि सर उसी फ्लोर पे तो 4 बन सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा रूम हमारे बगल वाला, तीसरा वो, और इस रूम के हमारे जस्ट पीछे 4 रूम हो गए। और सर अगर 2 मंजिला मकान हो तो 4 इसके ऊपर भी एज इट इज बन सकते हैं। यानी टोटल कितने कमरे बन सकते हैं? 4 नीचे 4 ऊपर 8 कमरे बन सकते हैं। तो अगर मैं एक कमरे की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? एक कमरे के हिस्से में कितना आएगा? 1/8। उसी तरह यहां पर 8 डिब्बे आ सकते थे। अगर मैं एक डिब्बे की बात करूं तो एक डिब्बे के हिस्से में कितना आएगा? 1/8। यानी अगर मैं आपके लिए लिखूं कि जो किनारे पर जो एटम रखा हुआ है उसका कितना हिस्सा आएगा, तो उसका हिस्सा आएगा 1/8।
एक इकाई कोष्टिका के लिए। और अब मैं बात करूं किसकी, जो यहां पर किनारे पर रखा हुआ है। तो देखो किनारे पर जो रखा हुआ है, किनारे पर रखे हुए वाले के हम लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये रहा आपका एक किनारा, ये रहा किनारा, इस किनारे पर कितनी आपकी यूनिट सेल आएंगी, कितने आपके डिब्बे आएंगे। तो देखो एक डिब्बा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। वही कि सर एक किनारे को कितने डिब्बे घेर सकते हैं, 4 डिब्बे घेर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किनारे के लिए जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा, 1/4। सर बीच वाले के लिए, बीच वाला तो पूरा की पूरा रखा है। अरे अगर इस कमरे के बीच में हम बड़ी सी बॉल रख दें तो वो पूरी बॉल रखी हुई है, उसके लिए तो हम कह नहीं सकते कि एक डिब्बे में कितनी बॉल आएगी, एक बॉल आएगी। तो इसी तरीके से एक डिब्बे में अगर बीच में एक परमाणु रखा हुआ है तो उसकी पूरी हिस्सेदारी कितनी होगी, एक ही होगी। तो बीच वाले के लिए जो काय केंद्रित में अगर कोई परमाणु रखा है बीच में तो उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, पूरी 1। और अब फलक की बात कर लेते हैं, ठीक है। फलक पर, फलक का मतलब 6 फलक थे आपके, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका फलक, बगल वाली दीवार, इस पर मैंने क्या रख रखी है, एक बड़ी सी बॉल। तो ये बॉल कितने कमरों के हिस्से में आ रही है भाई, एक तो सर आप बताओगे कि इस कमरे के हिस्से आ रही है और एक इससे जो बगल वाला कमरा है उसके हिस्से में भी आ रही होगी, यानी आधी बॉल इधर निकली हुई है, आधी बॉल उधर निकली हुई होगी। तो हम कह सकते हैं कि सर एक कमरे के हिस्से में कितनी आएगी, 1/2। भाई एक बॉल जो हमने दीवार के बीचों बीच में रख रखी है वो आधी तो हमारी तरफ है, आधी दूसरे वाले कमरे की तरफ है। तो एक कमरे के हिस्से में कितनी आएगी, 1/2। यानी जो फलक पर जो एटम रखा हुआ है उसकी जो हिस्सेदारी है वो कितनी होगी, 1/2। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे जाके हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या याद रखोगे कि सर अगर कोई कोने पर एटम है तो उसकी हिस्सेदारी यानी उसका जो भाग होगा वो 1/8 होगा। अगर कोई बीच में परमाणु रखा हुआ है तो उसका भाग पूरा 1 होगा। अगर कोई किनारे पर परमाणु रखा हुआ है तो उसका भाग 1/4 होगा। और अगर कोई फलक पर परमाणु रखा हुआ है तो उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, 1/2। आ जाता है हमारा सरल एकक कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका, ठीक है। तो अभी अभी हमने डायग्राम बनाया था, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, फिर से बना लेते हैं। देखो ये घन बन गया हमारा। और सरल में कहां होते हैं अवयवी कण, आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं, कोनों पर। और कोनों की हिस्सेदारी अभी अभी आपको समझाया कितनी होती है, 1/8। तो कितने हैं, कितने हैं भाई कोने, 8 कोने हैं एक कमरे में, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये रहा 8। तो एक का हिस्सा 1/8, तो 8 का हिस्सा कितना होगा, 1/8 गुणा 8। तो ओवरऑल कितने परमाणु आ जाएंगे, 1 परमाणु अवयवी कण आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर सरल एकक कोष्टिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 1, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा हम इसी में चेंज कर दें, चलो इसी में कर देते हैं। दूसरा हम लिख देते हैं काय केंद्रित, या आप क्या लिखोगे इसको, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। शॉर्ट में क्या बोलोगे इसको, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो आपको पता है कि बॉडी सेंटर्ड में सर किनारों पर तो होते हैं, साथ के साथ एक बीच में केंद्र में भी अवयवी कण स्थित होता है। तो किनारों का तो हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया कि सर 8 तो कोने हैं और एक एटम का कितनी हिस्सेदारी होती है, 1/8, ठीक है। साथ में एक बीच में भी है, तो आप क्या लिखोगे, 8 तो ये किसके हो गए, कोने के। यहां हम लिख देते हैं ये 8 तो हो गए हमारे कहां, कोने पर स्थित, प्लस एक कहां स्थित है, केंद्र में। तो ओवरऑल कितने हो गए, यहां से 1 मिलेगा और यहां से कितना मिलेगा, 1। तो ओवरऑल कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु, ठीक है। दोनों समझ में आ गए। अब तीसरा देखो, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है आपका फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। शॉर्ट में क्या बोला था इसको, FCC, ठीक है। तो फलक केंद्रित में कुल परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे आप, पहले उसी तरीके से आप क्या बनाओ, एक घन बनाओ, जैसे आपको अभी अभी मैंने बताया। घन आपने बना लिया और घन बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या है कि किनारों पर रख दो। तो ये लो किनारों पर रख दिया, ठीक है।
इसके बाद आपको पता है कि फलक केंद्रित में अवयवी कण और कहां स्थित होते हैं, कि सर फलकों पर स्थित होते हैं, और फलक टोटल कितने होते हैं 6, तो 6 आप अवयवी कण रख दो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सामने वाले पर 5वां और ये पीछे वाले पर 6वां, टोटल 6 हो गए। ठीक है, तो आपको पता है कोने की हिस्सेदारी तो कितनी है 1/8, और बीच वाले फलक की हिस्सेदारी कितनी है 1/2, अभी मैंने आपको बताया। तो आप रखोगे कि सर कितने हैं 8 तो कोने हैं, तो 1/8 इंटू 8, ये तो कहां के हैं कोने के हैं, प्लस फलक कितने होते हैं 6, ठीक है, और एक की हिस्सेदारी कितनी होती है 1/2, तो 6 फलकों की कितनी हो जाएगी 1/2 गुणा 6, ये कहां के हैं फलक पर स्थित। ठीक है, तो यहां से तो 8 से 8 गया, कितना बचेगा 1, और 2 से 6 गया कितनी बार 3 बार, तो 3 तो यहां बचे, 1 यहां बचे, 3 और 1 टोटल कितने परमाणु हो गए 4 परमाणु। ठीक है, तो आपसे अब अगर डायरेक्ट कोई पूछे कि सरल एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आप बताओगे 1, अंतः केंद्रित में कितनी होती है आप बताओगे 2, और अगर आपसे पूछे फलक केंद्रित में कितनी होती है तो आप कितना बताओगे 4 परमाणु की संख्या। अब एक लास्ट चौथा बचा है, कौन सा, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको आपने इंग्लिश में क्या बोला, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसका भी हम डायग्राम बनाकर कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, देखो शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे ईसीसी, ईसीसी, और इसके लिए भी पहले हम क्या बनाएंगे, घन का चित्र, और इसको बनाने के बाद सबसे पहला काम कि कोने पर तो होंगे ही, तो कोने वाले एटम रख दो, फिर कोने के साथ साथ कहां पर होते हैं, आमने सामने के फलकों पर, तो हम एक ऊपर गोला बना देते हैं फलक पर और एक नीचे बना देते हैं। ठीक है, तो देखो किनारे वाले तो आपको पता ही है कि सर 8 किनारे हैं और एक की हिस्सेदारी कितनी है 1/8, तो 1/8 गुणा 8, ये तो आपके किसके हो गए कोने वाले। अब ये फलक वाले की हिस्सेदारी कितनी है 1/2, तो आप क्या रखोगे 1/2, और कितने फलकों पर है, केवल 1 और 2, 2 ही फलकों पर है भाई, एक ऊपर वाले पर है और एक नीचे वाले पर, तो 1/8 गुणा 8, 1/2 गुणा 2, तो यहां से देखो, यहां से तो क्या बचा 1, और यहां से भी 8 से 8 गया, कितना बचा 1, तो टोटल परमाणु कितने आए, टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी निकल के आई 2। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो एससीसी में कितना निकल के आया 1, बीसीसी में कितना निकल के आया 2, एफसीसी में कितने निकल के आए 4, और ईसीसी में भी परमाणुओं की संख्या कितनी निकल के आई 2। तो यहां से आपको याद करने की चीज ये रही। ठीक है, आप इनको फटाफट बनाओ, फिर आगे की बात करते हैं। अभी जो हमने मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर पढ़े थे, उन पैरामीटर्स में अगर अंतर हो तो 7 तरीके के नए क्रिस्टल बन सकते हैं। ठीक है, जिसको एक सारणी में हम क्रमानुसार क्या करेंगे, एक एक करके अरेंज करते जाएंगे, और वो सारणी से आपको डेफिनेट 12th क्लास में हर दूसरे साल एक क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का। ठीक है, कि आपके घनीय निकाय के लिए अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के मान लिखो, विषम लंबाक्ष के लिए अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के मान लिखो। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम 7 क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, और आपको कॉलम बना लेना है, पहला तो क्रिस्टल का, चलो नाम हम बाद में लिखेंगे, पहले क्रम संख्या, और क्रम संख्या में पहला तो आ जाएगा क्रिस्टल, ये क्रिस्टल का प्रकार कौन सा है। दूसरे में हम लिख देते हैं अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी एक्सियल डिस्टेंस, और तीसरे में हम लिख देते हैं अक्षीय कोण। ठीक है, आप अक्षीय लंबाई भी कह सकते हो, अक्षीय दूरी को, बात एक ही है। ठीक है, और लास्ट वाले कॉलम में हम लिख देते हैं उदाहरण, कि कौन कौन से उदाहरण इसमें आए। ठीक है, तो पहला देखो, पहला क्रिस्टल तंत्र घनीय। मैं आपको साथ के साथ इंग्लिश भी बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश भी आपको हिंदी, इंग्लिश को ही हिंदी बना के आपको लिख देता है। ठीक है ना, तो आपको इंग्लिश भी नाम में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूबिक
घनीय को। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं सबके। फिर है आपका द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, या इसको एक नाम और देते हैं अपन, चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। मैं लिख देता हूं चतुष्कोणीय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष को क्या बोलेंगे? ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, चौथा, चौथे को बोलेंगे एकंताक्ष, एकनताक्ष, एकनताक्ष। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मोनोक्लिनिक। फिर हम लिखेंगे त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष को क्या बोलेंगे? ट्राइक्लिनिक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा त्रिकोणीय, या इसको क्या बोल सकते हो? त्रिसमन्ताक्ष। और इसकी इंग्लिश क्या होगी? रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, घबराना मत इंग्लिश से, सारी चीज आसानी से अभी इसकी ट्रिक बताऊंगा, सबको समझ में आएगा। 7, अगला है षटकोणीय। और षटकोणीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? हेक्सागोनल। ठीक है, एक बार इन नामों को आप पढ़ो। देखो, घनीय, द्विसमलंबाक्ष, चतुष्कोणीय, या इसको इंग्लिश में टेट्रागोनल, विषमलंबाक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, त्रिकोणीय, षटकोणीय। ठीक है, ट्रिक क्या होगी इसकी? ट्रिक होगी आपकी सीटी और मारी तो रिस्क है। सीटी और मारी तो रिस्क है। सी से क्या हो गया? क्यूबिक। टी से क्या हो गया? टेट्रागोनल। ओ से क्या हो गया? ऑर्थोरोम्बिक। एम से क्या हो गया? मोनोक्लिनिक। टी से क्या हो गया? ट्राइक्लिनिक। आर से क्या हो गया? रोम्बोहेड्रल। और एस से क्या हो गया? षटकोणीय, हेक्सागोनल। ठीक है, ट्रिक से आप इनको याद रखते हो। अब अक्षीय दूरी को मैं जिस क्रम में बताऊंगा उस क्रम को आपको याद रखना है, तब आप इस पूरी टेबल को अच्छे से याद रख सकते हो। देखो, घनीय के लिए क्या हो गया? ए बी सी तीनों के मान कैसे होंगे? बराबर। द्विसमलंबाक्ष के लिए क्या होगा? लास्ट वाले को क्या कर दो? बराबर नहीं है। सी बराबर नहीं है। ए और बी तो आपस में बराबर होंगी, लेकिन बी और सी जो है ये आपस में बराबर नहीं होंगी। ठीक है, विषमलंबाक्ष के लिए क्या है? ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। ए बी के भी बराबर नहीं है और ये सी के भी बराबर नहीं है। अब इसको क्या कर दो? 3 बार रिपीट कर दो। ठीक है, तो इसको 3 बार हम रिपीट कर देते हैं। ये रिपीट हो गया और ये रिपीट हो गया। फिर बाद में क्या करना है आपको? 2 बचे हैं, 2 क्रिस्टल। 2 क्रिस्टल के लिए ऊपर के 2 उठा के एज इट इज नीचे रख दो। तो हमने ऊपर के 2 उठा के एज इट इज नीचे रख दिए। तो ये तो याद हो गया हमें अक्षीय दूरी का क्रम, अक्षीय लंबाई का क्रम। क्या याद रखोगे? पहले सारे बराबर हैं, फिर लास्ट वाला बराबर नहीं है, फिर कोई भी बराबर नहीं है। इनको 3 बार रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद ऊपर के दोनों उठा के नीचे एज इट इज रख देना है। अब बात कर लेते हैं अक्षीय कोण की। अक्षीय कोण में क्या रखना है पहले? कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों इक्वल है किसके? 90 डिग्री के, 90 डिग्री के कोण के बराबर है। अब इसी को 3 बार रिपीट कर दो। अल्फा, बीटा, गामा बराबर है 90 डिग्री के। अल्फा, बीटा, गामा बराबर है 90 डिग्री के कोण के। ठीक है, अब कोण इक्वल नहीं है, बीटा इक्वल नहीं है। अगले में क्या करोगे? अल्फा और गामा तो इक्वल है 90 डिग्री के, बट बीटा इक्वल नहीं है किसके? 90 डिग्री के लिए। ठीक है, फिर कोई भी इक्वल नहीं है, ना ही अल्फा इक्वल है, ना ही बीटा इक्वल है, ना ही गामा इक्वल है किसके? 90 डिग्री के। ठीक है, तो पहले बीटा इक्वल नहीं था, फिर कोई भी इक्वल नहीं है, अब गामा इक्वल नहीं है। तो इसको कैसे लिखोगे? अल्फा इक्वल है बीटा के, बट गामा इक्वल नहीं है किसके? 90 डिग्री के। ठीक है, और फिर क्या लिखोगे? कि अल्फा और जो बीटा कोण है वो तो 90 डिग्री के इक्वल हैं, लेकिन जो गामा है वो किसके इक्वल है? 120 डिग्री के। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो कैसे याद रखोगे कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर हैं किसके? 90 डिग्री के। इसको 3 बार रिपीट कर दो। रिपीट करने के बाद बीटा इक्वल नहीं है,
फिर कोई भी इक्वल नहीं है, फिर गामा इक्वल नहीं है और गामा बाद में 120 है। कैसे याद रखोगे? तीनों इक्वल हैं, फिर बीटा इक्वल नहीं है, फिर कोई भी इक्वल नहीं है, फिर गामा इक्वल नहीं है और लास्ट में गामा किसके बराबर है? 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब उदाहरण याद रखते हैं। तो पहले तो ClCl वाले उदाहरण आ जाएंगे, NaCl आ जाएगा, KCl आ जाएगा। इसके बाद O2 वाले आ जाएंगे। O2 का मतलब SnO2 आ गया, TiO2 आ गया। O2 कर लिया, अब O2 को थोड़ा हम बढ़ाते हैं आगे और O3 तक चलते हैं। O3 का मतलब क्या आ जाएगा आगे? KNO3 आ जाएगा। ठीक है, O3 भी कर लिया, अब O4 तक पहुंचते हैं। O4 का मतलब आगे कौन आ गया? BaSO4, ऑक्सीजन 4 आ गए। थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं याद रखने के लिए। 4 तक पहुंच गए, अब तो हम और आगे बढ़ेंगे, सफलता मिल रही है हमको। तो K2Cr2O7, O4 से कहां तक पहुंच गए? O7 तक पहुंच गए। बहुत ऊपर पहुंच गए, थोड़ा थम जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, तो रुक कर वापस हम कहां आ गए? बोरिक एसिड पर, H3BO3 पर। यहां तो 7 थे, यहां कहां तक पहुंच गए हम? 3 तक पहुंच गए, बोरिक एसिड तक पहुंच गए। चलो अब थोड़ा और क्या कर लिया जाए? आगे बढ़ लिया जाए। तो बढ़ने की दृष्टि से हम आगे पहुंच गए कहां पर? ग्लूबर्ट सॉल्ट पर। ग्लूबर्ट सॉल्ट क्या होता है? सॉरी, ग्लूबर्ट सॉल्ट हम यहां ही पहुंचेंगे भाई। 4 तक तो हम यहीं पहुंच गए, तो 4 तक पहुंच गए तो ग्लूबर्ट सॉल्ट भी क्या आता है? 4 तक ही आता है, Na2SO4.10H2। ठीक है, 4 तक हम पहुंच गए। अब 4 के बाद हम कहां पहुंचेंगे? 7 तक। तो 7 के लिए आप क्या लिखोगे? K2Cr2O7 और फिर हम 7 तक पहुंच गए तो थोड़ा रुक जाते हैं, H3BO3, बोरिक एसिड तक पहुंच गए। ठीक है, यहां तक आपको याद हो गया। अब बोरिक एसिड तक आप पहुंच गए तो इसके आगे भी आपको जाना है। तो आगे के लिए आप कैसे याद रखोगे? तो आगे कैसे याद रखोगे कि BO3 तक पहुंचे तो अब भी हमको क्या रखना है? 3 तक मेंटेन करके रखना है। तो हम आगे पहुंच जाते हैं CaCO3 और इसका नाम क्या है? कैल्साइट। क्या नाम है इसका? कैल्साइट। ओहो, हमको कैल्साइट मिल गया, कैल्साइट। तो कैल्साइट हमको मिल गया तो हमारे सीने में ठंडक आ गई। सीने में ठंडक आ गई मतलब HGS। हमको क्या मिल गया? सिनबार। सिनबार, सीने में ठंडक आ गई। अब सीने में ठंडक आ गई तो क्या है? मजे करोगे। तो मजे करोगे का मतलब मैग्नीशियम आएगा, ZNO, मजे करोगे। जिंकाइट, ZNO आ गया, मजे करोगे। CDS, कैडमियम सल्फाइड आ गया, मजे करोगे। गे का मतलब जी का मतलब ग्रेफाइट। समझ गए? तो एक बार मैं दोबारा से पूरी कहानी को बता देता हूं। पहले Cl वाले, फिर O2 वाले, O2 वाले से और आगे बढ़े, कहां तक पहुंचे? O3 के बाद O4 तक, 4 में 2 आ गए। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूबर लवण। पूछ लिया है एक बार एग्जाम में कि ग्लूबर लवण का फॉर्मूला लिखो। तो ग्लूबर लवण के बाद 4 तक पहुंच गए और आगे बढ़ेंगे 7 तक, K2Cr2O7 और फिर बोरिक एसिड, थोड़ा रुक जाते हैं, थम जाते हैं। 3 तक रुके, फिर 3 के बाद कैल्साइट। ओहो, कैल्साइट मिल गया हमको, सीने में ठंडक मिल गई। सीने में ठंडक का मतलब क्या मिल गया? सिनबार, HGS। इसके बाद सिनबार मिल गया मतलब सीने में ठंडक मिल गई तो क्या करोगे? मजे करोगे। मजे का मतलब MgZNO करोगे। CDS, कैडमियम सल्फाइड और गे का मतलब ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से आ गया आपका। तो आपको याद हो गए षटकोणीय के एग्जाम्पल कौन कौन है, त्रिकोणीय के एग्जाम्पल कौन कौन है, त्रिंताक्ष के एग्जाम्पल, आपके घनीय के एग्जाम्पल, विषम लंबाक्ष के एग्जाम्पल। इस तरीके से हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया है। याद करिए, मजे से पढ़िए। इसी तरीके के अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।